नमस्कार। बिलिंग इंस्टीट्यूट में मैं प्रदीप सिंह रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के 3 टॉपिकों को एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें पहला गुप्त साम्राज्य होगा। गुप्त साम्राज्य किस वजह से पतन होगा? तो एक बाह्य शक्ति के आक्रमण की वजह से होगा। इस बाह्य शक्ति को हूण कहते हैं, यानी हूणों का आक्रमण पढ़ेंगे। इसके बाद में हूणों के आक्रमण के बाद में भारत में एक नया साम्राज्य स्थापित होता है, जिसे हम वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश कहते हैं। यानी हम एक के बाद एक तीनों वंशों के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं गुप्त वंश को। अगर बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश की स्थापना कहाँ हुई थी भारत में? तो भारत में गुप्त वंश की स्थापना जिस जगह पर हुई थी वहां पर आज का बिहार राज्य है। यानी कि भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना इस जगह पर, यानी गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई? इस जगह पर। ठीक है, यानी गुप्त एम्पायर यहाँ पर खड़ा हुआ था। गुप्त एम्पायरों का जो मूल स्थान माना जाता है वो कौशाम्बी को माना जाता है, यानी कौशाम्बी से इनका मूल स्थान चालू हुआ था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा सांस्कृतिक विकास, सबसे ज्यादा आर्थिक विकास और सबसे ज्यादा राजनीतिक विकास जो हुआ था वो गुप्त शासकों के समय पर ही हुआ था। अब बात करते हैं गुप्त राज्य का संस्थापक कौन था। तो गुप्त राज्य के संस्थापक की यदि हम बात करें तो श्रीगुप्त था। यानी गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो इस वंश का पहला शासक था वो स्वतंत्र शासक नहीं था। ऐसा माना जाता है कि शायद यह लिच्छवी राजा, यानी कि इसी समय पे भारत में जब गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ था तब भारत 3 तरह के राज्यों में बटा था। एक गणतंत्र राज्यों में, एक राजतंत्र राज्यों में और एक विदेशी कुछ शक्तियां भारत में रह रही थी। इनमें से एक राजा कौन थे? लिच्छवी के राजा। यानी कि लिच्छवी के जो राजा थे, इनके साम्राज्य में भारत में जो गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ था वो इनके सामंत थे। सामंत यानी कि फ्यूडलिज्म, यानी कि लिच्छवियों के राजाओं के अधीन था पहला राजा, जिसका नाम था श्रीगुप्त। तो हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो अपन आंसर लगाएंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। ठीक है, लेकिन श्रीगुप्त पहला स्वतंत्र शासक नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि ये स्वतंत्र शासक नहीं था, तो फिर किसके अंडर शासन करता था? तो यह लिच्छवी राजाओं का सामंत था। किसका? लिच्छवी का। कहीं कहीं पे ये कुषाणों के सामंत भी लिखे हुए हैं, लेकिन जितने भी भारत की बड़ी बड़ी जो राइटर हैं या बड़े बड़े इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये किसके सामंत थे? लिच्छवियों के। ठीक है, इसके बाद में श्रीगुप्त के बाद में दूसरा जो गुप्त वंश का राजा बना उसका नाम था घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच भी ऐसा राजा था, वो है भी अपने आप को पहले स्वतंत्र नहीं कर पाया था, यानी ये भी लिच्छवियों का ही सामंत था। इस तरह से गुप्त वंश के जो पहले शासक था वो संस्थापक माना जाएगा और दूसरा जो शासक था वो घटोत्कच है। यह भी स्वतंत्र शासक नहीं था। लेकिन बाद में घटोत्कच के बाद जो शासक बनेगा गुप्त वंश का, उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाएगा? वास्तविक संस्थापक, यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को। उसकी वजह यह है क्योंकि इसने अपने आप को लिच्छवियों से कैसा कर लिया था? स्वतंत्र कर लिया था। इसलिए ये पहला कैसा राजा है? स्वतंत्र राजा, या अपन कहें स्वतंत्र शासक है। क्योंकि जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तब महाराज अधिराज की उपाधि इन्होंने ही पहली बार धारण की है। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का क्या मानते हैं हम? वास्तविक संस्थापक। क्रम में कौन सा शासक हो गया? तीसरा। जब ये राजगद्दी पर बैठा था, राजगद्दी पर बैठते ही इसने 320 ईस्वी में 320 ईस्वी में गुप्तों के लिए एक संवत चलाया, उसका नाम था गुप्त संवत। क्वेश्चन आएगा भारत में गुप्त संवत किसने चालू किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यानी कि विवाह संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ाना। पुराने जमाने में, प्राचीन इतिहास में इस बात का विशेष महत्व रखा जाता था कि जब भी कोई ऐतिहासिक, जैसे एक राज्य और बगल बगल में कोई दूसरे राज्य होते थे, तो वो आपस में वैवाहिक संबंध करके अपने राज्य को सुरक्षित कर लेते थे। इससे 2 फायदे होते थे। एक फायदा तो ये होता था कि रिश्तेदार बन जाते थे तो आक्रमण नहीं कर सकते थे, आक्रमण करते भी नहीं थे। इसके साथ साथ में ये फायदा होता था कि कोई दूसरा आक्रमण करता था तो मिलजुल कर साथ में दूसरे भाई आक्रमणकारी से लड़ते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, यानी कुमार देवी से क्या किया? विवाह किया। कुमार देवी से विवाह हुआ किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। कुमार देवी ऐसी पहली महिला थी, यानी पहली ऐसी राजकुमारी थी जिसके चित्र सिक्कों पर छपे थे, और इसके सिक्के छापे थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने भारत में जिस तरह से गुप्त साम्राज्य का एक स्थायित्व प्रदान किया था वो एक लंबे समय तक चला था।
इसलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में यदि हम बात करें चौथा शासक, तो चंद्रगुप्त का बेटा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। यानी कि भारत का राजा चौथे नंबर का गुप्त वंश का कौन बनता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने भारतीय इतिहास में जो विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन मूल रूप से कहाँ का था? तो फ्रांस का। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ये किसने कहा था? तो एक ब्रिटेन इतिहासकार था जिसका नाम था विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन क्यों कहा था? क्योंकि इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। और हरिसेन ने एक प्रशस्ति लिखी थी इसका जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की जो 100 विजय थी उन 100 विजयों का वर्णन कर रखा है। ऐसा माना जाता है कि शायद समुद्रगुप्त 100 विजयों का विजेता था। 100 विजयों के विजेता को हमने फिर 3 भागों में बांट लिया था, यानी इसकी टोटल जो 100 विजय हैं उसे हम 5 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। यानी कि टोटल जो 100 विजय हैं उनको कितने भागों में? 5 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। 5 भागों में से अगर हम पहले नंबर पर देखे जाएं तो इसने पूरे आर्यवर्त के राजाओं को हराया। किसके? आर्यवर्त। यानी आर्यवर्त के 9 राजाओं को हरा, यानी उत्तर भारत के जितने भी राजा थे इनको हराकर पूरे इनके राज्यों को कायम मिला लिया गुप्त साम्राज्य में। इसके बाद में उसने आर्यवर्त और दक्षिणावर्त, यानी अपन तीसरे नंबर पर जो पढ़ेंगे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त के राजाओं को, उनकी संख्या थी 12, इन 12 राजाओं को एक के बाद एक हराया, जिससे उसकी सीमाएं समुद्र तट तक जाने लगी थी। जिससे जैसा कि उसका नाम है वैसे ही उसके नाम के अनुसार उसने काम भी किया था। और आर्यवर्त और दक्षिणावर्त के बीच में एक वन वाली भूमि पड़ती थी, इसे भी कहा जाता था आटविक राज्य, यानी इनको भी जीता। इसके बाद में चौथे नंबर पर उसने भारत के जितने भी सीमांत इलाके थे, सीमांत यानी कि जो सीमा वाले इलाके थे, उन सीमांत इलाकों को जीता। सीमांत इलाकों में 2 पड़ेंगे, एक पूर्वी भारत वाले और एक पश्चिमी भारत के राजाओं को। इसके बाद में भारत में उस समय पर जो कुछ विदेशी जातियां रह रही थी उनको भी हराया था। इस तरह से हम समुद्रगुप्त की 100 विजयों को 5 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। आर्यवर्त के राजाओं को जीता, आटविक राज्यों को जीता, दक्षिणावर्ती के राज्यों को जीता, सीमावर्ती राज्यों को जीता और विदेशी राजाओं को हराया। इन सब राजाओं को हराने के बाद में समुद्रगुप्त ने एक के बाद एक इनके साथ में अलग अलग प्रकार की नीति अपनाई थी। जैसे आर्यवर्त के राजाओं को पूरी तरह से नाश कर दिया था, यानी संपूर्ण राज्यों को उनके राज्य में ला लिया था। आटविक राज्यों को सिर्फ दास बनाया था, उनके राज्यों को उनसे छीना नहीं था। दक्षिण वाले राज्य भी उन्हीं के पास रहे लेकिन उनसे टैक्स लेता था हर समय समय पर। और सीमावर्ती जो राज्य थे इनसे कहा गया था कि आप अपने राज्यों को अपने पास ही रखिए। एक तो आत्मसम्मान के साथ में आप निवेदन करिए, तब हमारे यहाँ राज्यों में रह पाओगे। दूसरा, इन राज्यों में विदेशी राज्यों के साथ में कन्योपायन, अर्थात विदेशी राज्यों को हर एक को अपनी एक एक बेटी का विवाह समुद्रगुप्त के दरबार में करना होता था। इस तरह से समुद्रगुप्त ने अपनी 100 विजयों को जीता। ठीक, अभी चूंकि हम सिर्फ राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद में इनकी डिटेल और दूसरी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद यानी कि कौन सा नंबर का राजा हो गया हमारा? चौथे नंबर का। बात करते हैं समुद्रगुप्त के बाद, तो 5वें नंबर का जो इस वंश का शासक था जिसे अपन कहेंगे, तो समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, एक का नाम था रामगुप्त और एक का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, यानी एक बेटा कौन था? रामगुप्त और एक बेटा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बना था वो कौन बना था? रामगुप्त। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का 5वां शासक कौन हो गया? रामगुप्त। रामगुप्त जब भारत का शासक बना था, चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों एक ही साथ के बेटे थे, लेकिन फर्क इतना था कि ये बड़ा बेटा था। रामगुप्त राजा बना, चूंकि वो बड़ा था इसलिए उसको पद मिला साम्राज्य, यानी कि पूरा गुप्त साम्राज्य का राजा कौन बन गया? रामगुप्त। अब रामगुप्त के समय पर भारत पर शकों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। शक कौन थे? एक विदेशी जाति थी जिसे इससे पहले उसके पूर्वजों, यानी अपन कह सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त से पहले वालों ने हराया था। शकों ने जब रामगुप्त पर आक्रमण किया तो यह शक राजा से हार गया और अपनी पत्नी जिसका नाम था ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को शकों को देना इसने स्वीकार कर लिया। यानी किसको देना स्वीकार कर दिया? पत्नी। लेकिन पत्नी जो थी जिसका नाम था ध्रुव देवी, तो ध्रुव देवी को इस बात का
विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पति ने उन्हें काय में एक राज्य न देने की अपेक्षा पत्नी को देना स्वीकार कर दिया। किसको? शकों को। अब चूंकि इसका भाई था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का वेश धारण करके शक राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और शक राजा की हत्या कर दी और वापस लौट के अपने भाई की भी हत्या कर दी और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और गुप्त साम्राज्य का छठवां राजा बन गया। इस तरह से गुप्त साम्राज्य का छठवां राजा कौन हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वैसे बहुत शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, लेकिन ये मूल विक्रमादित्य कहलाता है। ठीक है। इसने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को बनाया। ठीक है। इसके दरबार में भारत में नवरत्न रहते थे, यानी कि 9 मुख्य व्यक्ति रहते थे जिन्हें नवरत्न बोलते हैं। इसके दरबार में 9 मुख्य व्यक्ति के रहते थे, उन्हें हम क्या कहते हैं? नवरत्न कहते हैं। इन नवरत्नों में सबसे मुख्य जो व्यक्ति थे वो थे कालिदास। तो कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही एक चीनी व्यक्ति भारत घूमने आया, जिसे हम फायान कहते हैं। यानी फायान किसके समय घूमने आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। जैसे विक्रमादित्य कहते हैं, फायान जो था वो एक बौद्ध धर्म का आचार्य था, जो भारत में बौद्ध हस्तलिपियों और बौद्ध धर्म से संबंधित स्मृतियों को खोजने भारत आया। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का जो 7वां शासक है, चूंकि इस क्लास में सिर्फ हम राजाओं को याद कर रहे हैं, उनके छोटे मोटे जो मुख्य काम है उनको याद कर रहे हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में इसका बेटा शासक बनता है, जिसका नाम था कुमारदित्य। कौन शासक बनेगा? कुमारदित्य। कुमारदित्य जो था वो है महेंद्रदित्य के नाम से शासक बना। किसके नाम से? महेंद्रदित्य के नाम से गद्दी पर बैठा था। अर्थात महेंद्रगुप्त ही क्या कहलाता है? कुमारगुप्त कहलाता है। यानी महेंद्रगुप्त कौन कहलाएगा? कुमारगुप्त। तो इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कौन हो गया? कुमारगुप्त। और 7वां राजा कौन बन गया? कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त जब राजा था, उसी समय पर भारतीय इतिहास में भारत का पहला विश्वविद्यालय, जिसे अपन कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, की स्थापना हुई, जो वर्तमान में कहां पर है? बिहार में। तो क्वेश्चन आएगा आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? तो गुप्त राजाओं के समय। गुप्त राजाओं में किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के समय से ही कुछ विदेशी जातियां दोबारा भारत पर आक्रमण करने लगी। जब ये दोबारा विदेशी जातियां भारत पर आक्रमण करने लगी, इसके बाद में गुप्त साम्राज्य की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। और इसके बाद में कुमारगुप्त के बाद राजा बनेगा स्कंदगुप्त। यानी 8वां राजा कौन हो गया? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय पर भारत में एक विदेशी जाति आक्रमण करेगी, जिसे हम हूण कहते हैं। यानी कौन सी जाति आक्रमण करने लगी है? हूण व्यक्ति या हूण जाति। स्कंदगुप्त एशिया का पहला राजा था जिसने अपने जीवन में 665 ईस्वी में गुप्त यानी कि हूणों को हराया। किसको? हूणों को। हूणों को हराने वाला स्कंदगुप्त एशिया का पहला राजा माना जाता है। यानी अभी तक एशिया में इन्हें किसी ने भी नहीं हराया था। हूण कौन थे? जस्ट इसके बाद अपन पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में गुप्त साम्राज्य के इतिहास के जितने भी शासक थे वो अयोग्य थे। किसी भी शासक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख पाया। जो साम्राज्य उन्हें अपने पिताओं से गद्दी के तौर पर मिला था, या जैसे अपन कहें कि संपत्ति के तौर पर उन्हें जो राज मिला था, उस राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख पाए। और इस वंश का जो अंतिम राजा था वो था भानुगुप्त। कौन था इस वंश का? भानुगुप्त इस वंश का अंतिम राजा था। और भानुगुप्त के समय पर गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। इस तरह से गुप्त वंश का पहला राजा कौन हो गया? श्रीगुप्त। दूसरा राजा कौन हो गया? घटोत्कच। तीसरा राजा कौन हो गया? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम पहला स्वतंत्र शासक था और यही इस वंश का मूल संस्थापक कहलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में शासक कौन बनेगा? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। और समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के 2 बेटे थे, एक रामगुप्त, समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन रामगुप्त शकों से हार जाता है, इसलिए अपनी पत्नी को किसको देना स्वीकार कर देता है? शकों को। तो शक राजा के, ये अपन जैसे कहें कि वो महिला का भेष धारण करके उसका भाई, जिसे अपन कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, ने रामगुप्त की हत्या कर दी और बाद में शक राजा की भी हत्या कर दी। दोनों को मारने के बाद में वह ध्रुव देवी से विवाह करके फिर भारतीय इतिहास में गुप्त वंश का शासक बना। और वह भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में शासक बनता है कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
इस वंश के कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त के समय पर भारत में हूणों ने आक्रमण किए थे, और स्कंदगुप्त एशिया का पहला राजा है जिसने किसको हराया? हूणों को। स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य की स्थिति कमजोर पड़ जाती है और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। इस तरह से भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाते हैं और लास्ट जो राजा है वो भानुगुप्त को माना जाता है। भानुगुप्त से हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है, इसके समय पे 510 ईस्वी में 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर में, कहां पर? मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरन नामक जगह पर एक अभिलेख लिखा गया था जिसे एरन अभिलेख कहते हैं। इस अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का वर्णन है। इसमें लिखा हुआ है कि पहली बार किसी एक सामंत या सेनापति के मरने के बाद में उसकी पत्नी ने अपने आप को प्राण त्याग दिए थे, इसलिए सती प्रथा यहां से चालू हुई थी। ये सती प्रथा बहुत लंबे समय तक भारतीय इतिहास में चलती रहेगी, जिसे राजपूतों में जौहर प्रथा भी कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तो ये हो गया हमारा पूरा गुप्त साम्राज्य। अब गुप्त साम्राज्य के बाद में हम ये पढ़ेंगे कि गुप्त साम्राज्य के पतन में सबसे बड़ा कारण किसका था? हूणों। तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि ये हूण कौन है। ठीक है, तो हूण एक कैसी जाति थी? एक खानाबदोश जंगली थे। खानाबदोश जंगली मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ वो लोग थे जिनका जीवन यापन सिर्फ खाने पीने के लिए सीमित था, कि जो अपना बस खाने की व्यवस्था हो जाए, यानी एक तरह से पशुओं वाला जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, जिन्हें क्या कहते हैं अपन? हूण। हूण कहाँ रहते थे, कहाँ से भारत में आए थे? तो मान लीजिए कि मैं एक भारत का एक मैप बना दूं और भारत के मैप के जस्ट ऊपर अपन कौन सा देश बनाएंगे? तो ये चीन देश बनाएंगे, और चीन के बगल से अपन ये मंगोलिया बनाएंगे। तो मान लीजिए अपन इस सीमा को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये ऊपर वाला हिस्सा मंगोलिया। तो इस इलाके पर यानी चीन और मंगोलिया के इस पश्चिमी इलाके पर एक जाति रहती थी जिसे हम हूण कहेंगे। ठीक है, ये हूण जाति यहाँ से इस भाग में आई और यहाँ आके ईरान वाले इलाके पर बल्क नामक जगह को इन्होंने अपनी क्या बना ली? राजधानी। किस जगह को? बल्क नामक जगह को अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली। और बल्क नामक जगह को अपनी राजधानी बनाने के बाद में यहीं पास में ईरान है, तो ईरान में इन्होंने अपना क्या बना लिया? एक साम्राज्य बना लिया। यहां से ये दो भागों में बट गए थे, एक यूरोप चले गए थे। यूरोप जाने वाले जो हूण है वो काले हूण कहलाते हैं। ठीक है, और भारत आने वाले जो हूण थे वह श्वेत हूण कहलाते हैं। इस तरह से हूणों को कितने भागों में बांट दिया जाता है? दो भागों में, एक यूरोप जाने वाले काले हूण और भारत आने वाले श्वेत हूण। ठीक है, बल्कि प्रदेश से इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम इलाके, ये आज के समय पर पाकिस्तान की कंट्री है, पाकिस्तान से इस इलाके से ये पूरा सिंध प्रांत है। ठीक है, और सिंध प्रांत के बाद में ये पंजाब प्रांत है, और पंजाब के बाद में ये राजस्थान है, और राजस्थान के बाद में ये मालवा वाला इलाका, चूंकि इनकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए। ठीक है, बल्कि प्रदेश से हूणों को पहली बार इकट्ठा करके एक व्यक्ति लेके आया जिसका नाम था तिगिन। यानी हूणों का पहला शासक कैसे माना जाता है? तिगिन को। ध्यान रखना, गुप्त साम्राज्य के पतन होने में हूणों का सबसे बड़ा योगदान था, इसलिए हम हाल ही हूणों पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हूणों का पहला राजा कौन था? तिगिन, जो भारत में हूणों को इकट्ठा करके भारत पर किसके लिए लेके आया? आक्रमण करने के लिए। तिगिन ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब भारत में एकीकरण की स्थापना नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने पश्चिम के इलाके से आगे के लिए आक्रमण नहीं किया। इसके बाद में तिगिन के बाद में दूसरा जो भारत पर आक्रमणकारी आया उसका नाम था तोरमाण या तोरमन। तोरमान हूणों का एक बड़ा नेता था जिसने भारत के सिंध पंजाब वाले इलाके पर आक्रमण कर दिया था। सिंध पंजाब वाले इलाके पर जब इसने आक्रमण किया था, इसी के समय गुप्त राजा भी थे। गुप्त राजाओं में कौन था? स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने इन्हें बुरी तरह हराया और हारने के बाद में ये आगे फिर नहीं बढ़े। लेकिन जैसे जैसे स्कंदगुप्त की स्थिति कमजोर पड़ती गई वैसे वैसे हूणों ने अपने आक्रमण बढ़ा दिए। तोरमान जो था आक्रमण करते हुए यहाँ मालवा वाले इलाके तक आ पहुंचा था। फिर मालवा का एक शासक था जहां पर इसी के समय के आसपास, यानी कि मालवा का एक शासक था यशोवर्मन। ठीक है, मालवा का शासक कौन था? यशोवर्मन। फिर तोरमान के बाद में हूणों का जो तीसरा शासक बना था उसका नाम था मिहिरकुल। कौन सा कुल? मिहिरकुल। यानी कि तोरमान के बाद में राजा कौन बना? मिहिरकुल। और तब तक इस मालवा वाले इस इलाके पर एक राजा बन चुका था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने अपने मंदसौर अभिलेख में इस बात का जिक्र किया है, उसने भारत में किसको हराया? हूणों। हूणों का जो मुख्य काम था वो था भारत में बुद्ध जो धर्म की चीजें थी, यानी बौद्ध धर्म की जो चीजें थी, उनके मंदिर, उनके विहार, उनके स्मारक, उनके स्तूपों आदि को इन्होंने नष्ट किया। बहुत लंबे समय बाद जो हूण लोग थे
ये भारतीय धर्म में ही और भारतीय समाज में ही विलीन हो गए, यानी फिर ये अलग नहीं रहे। इस तरह से इनको तो भारतीय समाज में आत्मसात हो गया, इस वजह से इनका आगे का इतिहास नहीं मिलता हमें। तो इसके सिर्फ 3 शासक याद करने हैं, तिगिन, तोरमान और मेहुलकुल। ठीक है, आए कहाँ से थे? तो चीन के पश्चिमी इलाके से आए थे। यूरोप जाने वाले काले ऊँट थे, भारत आने वाले श्वेत ऊँट थी। वल्क प्रदेश को इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाया जो ईरान में थी। इसके बाद में ये भारत में सिंध, पंजाब, राजस्थान और मालवा इलाके पर तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, ये 3 शासक हैं, तिगिन, तोरमान और मेहुलकुल। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हुणों के आक्रमण के बाद भारत में एक नया वंश चालू होता है जिसे कहते हैं अपन वर्धन वंश। कौन सा वंश? वर्धन वंश या फिर वर्धन डिनेस्टी। वर्धन वंश या फिर वर्धन डिनेस्टी। ठीक है, इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश के संस्थापक से पढ़ने से पहले हमें कुछ 3-4 चीजें जरूर सीखना है, तभी हम वर्धन वंश को समझ पाएंगे, अन्यथा वर्धन वंश हमारी समझ में नहीं आएगा। मतलब आएगा पर कम आएगा। तो हम समझ लेते हैं वर्धन वंश को सबसे पहले। तो वर्धन वंश की स्थापना यहां होगी, हरियाणा के थानेश्वर। हरियाणा के कहाँ? थानेश्वर में, जहां आज की जगह पर अंबाला जिला है। इसके बाद में ये मध्य प्रदेश का मालवा है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का कन्नौज वाला इलाका है, और ये जो पश्चिम बंगाल है यहां पर गौड़ राज्य, और यहां से ऊपर एक कामरूप जिसे अपन असम कहेंगे, तो असम वाला इलाका है। ठीक है, अब बात करते हैं